वाह बाबा, कितनी अच्छी खुशबू है। ये रोज वाले पाव तो नहीं लग रहे। हाँ बेटिया, आज कुछ अलग कोशिश किए हैं। इतना कहकर गोपाल अपनी जगह से उठा और उसने भट्टी से एक बर्तन बाहर निकाला और फिर रुचि से बोला, बेटिया तुम जाओ अपनी अम्मा के पास, तुम जाओ, हम अब ही आते हैं, ठीक है? अरे पर ऐसा क्यों? अच्छा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, फिर हम दोनों अम्मा के पास चलेंगे। तनिक सब्र रखो बेटिया, हैं? तुम जाओ। वो क्या कहती हो तुम? तनिक सरप्राइज रहने दो। अच्छा तो मैं जाती हूँ, पर आप देर मत लगाना, जल्दी से लेकर आना जो भी बनाया है। इसके बाद रुचि वहाँ से चली गई और घर की रसोई में जाकर अपनी माँ काशी को सब कुछ बताने लगी। गोपाल कई सालों से ये काम करता रहा था। उसने अपने छोटे से घर में ही एक भट्टी तैयार कर रखी थी, जिसमें वो हर रोज ताजे ताजे पाव बनाकर उन्हें बेचा करता था। गोपाल को अपने काम से बहुत प्यार था। वो ना तो मेहनत से चूकता था और ना ही कुछ नया आजमाने से, और ऐसा ही कुछ वो आज भी कर रहा था। अम्मा देखो देखो, बाबा आ गए। देखा, मैंने कहा था ना कमाल की खुशबू है। हाँ बिटिया, बिल्कुल सही बोली थी तुम। सच में खुशबू तो गजबे है। अब जल्दी से दिखाओ जी, क्या बना के लाए हो। इतना कहकर काशी उस प्लेट को लेने के लिए आगे बढ़ी जो गोपाल के हाथों में थी और एक दूसरे बर्तन से ढकी हुई थी। लेकिन तभी गोपाल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे जरा थम जा काशी, हैं? हमने इतनी मेहनत से बनाई है ये खास चीज। अब ऐसा करो, तुम दोनों आंखें बंद करो पहले। हाँ ओफो बाबा, अब बस भी करो, लाओ मुझे दो। इतना कहकर रुचि आगे बढ़ी और उसने गोपाल के हाथों से वो प्लेट छीन ली और तुरंत ही उसके ऊपर का ढक्कन हटा दिया। अरे वाह बाबा, ये तो पेस्ट्री है, कितनी प्यारी लग रही हैं। सच में बाबा, इन्हें देखते ही खा जाने का मन कर रहा है। तो खाओ, अब काहे का इंतजार है भाई, हैं? गोपाल के ऐसा कहते ही रुचि और काशी ने फौरन एक एक पेस्ट्री अपने हाथों में उठा ली और पलक झपकते ही दोनों ने अपनी अपनी पेस्ट्री भी खत्म कर दी। अरे खाती ही रहोगी या कुछ बताओगे भी? बोलो कुछ, हमने और भी बनाकर धरी है, बिक तो जाएंगी ना। अरे बाबा, हाथों हाथ बिकेगी। आपकी पेस्ट्री जितनी अच्छी दिखती है उससे भी ज्यादा स्वाद है इसमें। क्यों अम्मा? हाँ जी, 16 आने सच बोली है बिटिया। ये पेस्ट्री तो बहुत बढ़िया बनाई आपने। पेस्ट्री ना अम्मा, पेस्ट्री बोलते हैं इसे। ये मान लो कि छोटा केक ही है। मैंने अपनी दोस्त शालू के घर पर खाई थी एक बार। शहर की बहुत बड़ी दुकान से मंगवाई थी उसने। एक पेस्ट्री पूरे 10 रुपए की पड़ी थी। हाय मेरे भगवान, इतनी महंगी? क्या आप भी इतने की ही दोगे जी? अरे ना ना काशी, बिटिया जिस दुकान की बात कर रही है उस शहर में है भाई। वहाँ तो बड़े बड़े बावर्ची लगे होंगे, बड़ा नाम होगा उस दुकान का। उनसे हमारी क्या बराबरी भैया, बताओ। नहीं बाबा, मैंने वो शहर वाली पेस्ट्री खाई थी और वो आपकी पेस्ट्री के सामने तो कुछ भी नहीं थी। बहुत सख्त थी खाने में, और ऊपर की क्रीम भी उतनी अच्छी नहीं थी, और खुशबू तो बिल्कुल थी ही नहीं उसमें। मुझे तो लगता है कि आपको अपनी पेस्ट्री शहर से भी महंगी बेचनी चाहिए। ना बेटिया ना, ये तो साफ साफ बेईमानी होगी। सच बताएं तो इतना कोई खर्चा भी ना लगा। पाव बनाने का सामान तो था ही पहले से, वही काम आ गया। बस कुछ एक सामान ही लाना पड़ा अलग से। हमारे हिसाब से 3 रुपए की एक पेस्ट्री बहुत है। देख लियो जी, एक बार दाम तय कर दिया तो फिर जल्दी बदल ना पाओगे। हाँ काशी, पता है। और सच में यकीन करो, हमारा 3 रुपए की एक बेचेंगे तो भी अच्छी बचत हो जाएगी। इसके बाद गोपाल हर रोज की तरह अपने बनाए सामान की टोकरी लेकर गांव के बाजार में पहुंच गया। लेकिन इस बार बेचने के लिए इसके पास पाव के अलावा पेस्ट्रीज भी थी, जिन्हें लेकर वो काफी घबराया हुआ था। लेकिन फिर बाजार पहुंचते ही, अरे गोपाल, आज पाव कुछ अलग तरह से बनाए हैं क्या? खुशबू कुछ अलग है। ला तो जरा 6 पाव बांधते। साहिब, एक खुशबू पाव की ना है, इनकी है। कुछ नया आजमाए हैं। लीजिए, खाकर देखिए, अच्छी लगे तो ही खरीदिएगा।
वो गांव का सबसे अमीर आदमी लाला लालचंद था, जो हर रोज अपने घर के लिए गोपाल से पाव खरीदता था। और उस दिन जैसे ही उसने गोपाल की बनाई हुई पेस्ट्री चखी तो उसे वो भी बहुत पसंद आई। अरे वाह वाह गोपाल, है बहुत ही बढ़िया है ये तो। कितने की दी? 3 रुपए की है मालिक। क्या इतनी महंगी? ऐसा क्या है भाई, पाव तो तू 1 रुपए का देता है, फिर ये इतनी महंगी क्यों? मालिक, इसे बनाने में सामान थोड़ा ज्यादा लगता है और फिर अपने पूरे गांव में इन्हें कोई और बना भी तो नहीं पाता। शहर से लाके खाते हैं लोग, और शहर में तो ये 10 रुपए की एक बिकती है। अच्छा, तो तू यहाँ गांव में रहकर शहर से बराबरी करेगा है? देख गोपाल, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, इतना मत उड़। मेरी मान तो 1 रुपए की ही बेच, फिर देखना कैसे धड़ाधड़ बिकेंगी तेरी पेस्ट्रियाँ। और रही बात लागत की, तो आगे से कुछ कर लेना जुगाड़। अरे थोड़ी और छोटी कर देना। देख ले भाई, मुझे तो ना लगता कि यहाँ गांव में कोई तुझे इनके 3 रुपए देगा। लाला की बात सुनकर गोपाल सोच में पड़ गया। उसे खुद पर पहले से ही विश्वास कम था, ऊपर से लाला ने उसे और डरा दिया था। गोपाल को हर हाल में अपनी सारी पेस्ट्रीज उसी दिन बेचनी थी, क्योंकि उन्हें स्टोर करने के लिए उसके पास फ्रिज भी नहीं था। तो आखिर में लाला की बात मानकर गोपाल ने अपनी पेस्ट्री का दाम बिना कुछ सोचे समझे कम कर दिया, और उसी समय से वो 1 रुपए की एक पेस्ट्री बेचने लगा। सबसे पहले लाला ने अपने घर के लिए पेस्ट्रीज पैक करवाई, और फिर देखते ही देखते बाजार में मौजूद सारे लोग गोपाल के पास आने लगे, और कुछ ही देर में गोपाल की सारी पेस्ट्रीज बिक गई। गोपाल खुशी खुशी घर पहुंचा और उसने काशी को सारी बात बताई। ओहो, तुम न जी 1 नंबर के भोलू हो। वो लाला 1 नंबर का मक्कार है, उसके कहने में काहे आ गए? अरे 3 रुपए की बेचते तो भी आराम से बिक जाती तुम्हारी पेस्ट्रियां। और अगर ना बिकती तो? देख काशी, ज्यादा लालच ठीक ना है। लाला जी सही बोल रहे थे, 1 रुपए की पेस्ट्री बेचकर भी काम चल जाएगा। हाँ, वो तो कह रहे थे कि आकार थोड़ा छोटा कर दूं, लेकिन हमें लागत है कि उसकी भी जरूरत ना है। अब तू ये सब बातें छोड़ और चल थोड़ी मदद कर दे, कल के लिए और ज्यादा पेस्ट्री बनानी है। और इसके साथ ही वो हुआ जिसकी खुद गोपाल को भी उम्मीद नहीं थी। गोपाल की 1 रुपए की पेस्ट्री का पूरे गांव में ऐसा हल्ला मचा कि अब हर कोई उन्हें खरीद कर खाना चाहता था। हालत ये हो गई कि अब गोपाल को पेस्ट्री बेचने के लिए बाजार तक जाने की भी जरूरत नहीं थी। लोग खुद ही उसके घर आकर उसकी पेस्ट्रीज खरीदने लगे, और 1 रुपए की पेस्ट्री बेचने के बावजूद गोपाल खूब तरक्की करने लगा। सबसे पहले उसने पेस्ट्रीज को स्टोर करने के लिए एक बढ़िया फ्रिज खरीदा, और साथ ही अपनी भट्टी को भी अपग्रेड कर लिया। गोपाल के पास अब खूब सारी पेस्ट्रीज के ऑर्डर आने लगे, यहाँ तक कि शहर से भी गोपाल के पास पेस्ट्रीज के ऑर्डर आने लगे। गोपाल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, लेकिन कोई था जिसे ये सब रास नहीं आ रहा था। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे लगा था कि इसे पट्टी पढ़ा कर मेरा फायदा होगा और मुझे सस्ते में पेस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन असल में फायदा तो इसका हो रहा है। नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे तो ये गोपाल मुझसे बराबरी कर लेगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लाला लालची होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी था। उसे गोपाल की तरक्की पच नहीं रही थी। वो उसी रात अपने कुछ आदमियों के साथ गोपाल के घर जा पहुंचा, और फिर उसने अपने आदमियों से गोपाल की बनी बनाई भट्टी तोड़ने को कहा। ये देखकर गोपाल ने लाला के पैर पकड़ लिए। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, हमारी गलती तो बताइए, क्या कर दिए हम जो हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दे रहे हो आप? तेरी गलती ये है कि तू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है, अपनी औकात भूल गया है, बस वही याद दिलाने आया हूँ तुझे। लाला के आदमी भट्टी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में लाला ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। लाला का 5 साल का बेटा अंकुश वहां लंगड़ाता हुआ पहुंच गया और गोपाल से बोला, गोपाल चाचा, ये लो पैसे, और जल्दी से मुझे 4 पेस्ट्री दे दो, लाओ जल्दी से दे दो। अंकुश बेटा, तुम यहाँ, और वो भी ऐसे? बेटा तुम चल सकते हो सच में? इतना कहकर लाला ने अपने बेटे अंकुश को गले से लगा लिया। असल में अंकुश अपने जन्म से ही चल नहीं सकता था। डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुके थे, लेकिन ऐसे अचानक अंकुश को अपने पैरों पर खड़े देखकर लाला बहुत खुश था। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है आपका
जो आपने मेरे बेटे को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। बाबा, ये तो गोपाल चाचा की पेस्ट्री का कमाल है, जिनसे मैं किसी भी हाल में दूर नहीं रह सकता। मैं कल से बोल रहा हूँ सबको कि मुझे गोपाल चाचा की पेस्ट्री खानी है, लेकिन कोई भी मुझे लाकर ही नहीं दे रहा था। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं खुद ही जाकर ले आऊंगा। मैं थोड़ी दूर तक तो अपनी बैसाखी लेकर चला, लेकिन फिर मैं गिर पड़ा, मेरी बैसाखी टूट गई। पर मुझे पेस्ट्रीज तो खानी ही थी, इसलिए मैं उठा और चलने की कोशिश की मैंने, और देखो मैं यहाँ तक पहुँच ही गया। अब मैं पेस्ट्री खा लूं। चाचा लाओ ना जल्दी। लाला शर्म से पानी पानी हो चुका था। गोपाल की जिन पेस्ट्रीज से उसे इतनी चिढ़ हो रही थी, आखिर में उन्हीं की वजह से उसका बेटा आज अपने पैरों पर चलने की हिम्मत कर पाया था। लाला ने फौरन अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और फिर गोपाल के सामने हाथ जोड़कर बोला, गोपाल, माफ कर दे भाई। आज अगर तेरी ये भट्टी मुझसे टूट जाती तो सबसे बड़ा नुकसान मेरा ही हो जाता, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इसके बाद से लाला पूरी तरह से बदल गया और गोपाल की जितनी हो सके उतनी मदद करने लगा। लेकिन गोपाल बिल्कुल भी नहीं बदला। वो अब भी अपनी 1 रुपए की पेस्ट्री पहले की ही तरह पूरी ईमानदारी से बेचता रहा। रामनगर का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ रमेश के पेप्सी की दुकान पर लगी रहती थी। अरे रमेश काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। और मुझे पीली वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को रमेश की पेप्सी बहुत पसंद आती थी और रमेश पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। रमेश की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। रमेश की दुकान के सामने दयाल की दुकान थी। दयाल आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम बिक नहीं रही थी। पता नहीं है रमेश अपनी पेप्सी में ऐसा क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, इसीलिए ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दें? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी ही है। बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती हैं, आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। ऐसे आइडिया तो अच्छा है। कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह दयाल शहर से ढेर सारे जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, अब एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। दयाल एक बोर्ड पर लिख देता है कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा देता है। कुछ देर बाद ये बोर्ड एक छोटे बच्चे ने पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी। काका, कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। दयाल ने चिंटू को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। चिंटू वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरी दुकान पर पेप्सी मिलती है, ठीक है? हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और दयाल का ये फंडा काम कर गया। चिंटू दौड़ते हुए अपने गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है, मुझे भी 2 ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे 3 लाल वाली। दयाल ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने दयाल की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस रमेश की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पिया हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। दयाल की पेप्सी बेचने की वजह से रमेश की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। दयाल ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इसलिए गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। रमेश अपने आप को तसल्ली दे रहा था।
अगले कुछ दिनों तक दयाल की दुकान पर पेप्सी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही और यहाँ रमेश का धंधा मंदा था। गांव के मुखिया रमेश की दुकान पर आए। क्या हुआ रमेश, आज कुछ परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, दयाल शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है। अब मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। कोई भी नई चीज के पीछे ये गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानता ही है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से तो अच्छी ही होगी। अच्छा एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे आज। शहर से मेरा पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है मुखिया जी। रमेश ने मुखिया जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। रमेश अब भी दुखी था। मुखिया जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती, इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा रमेश खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। दीजिए। मुखिया ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छी है। मुखिया जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया और कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे रमेश की दुकान दिखेगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। बाजार पहुंचकर गीता दयाल और रमेश की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहां जाना चाहिए। गीता दयाल की दुकान में गई। जैसे दयाल ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो गीता ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। पर अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर अब ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहीं खड़े एक आदमी ने गीता से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक हैं और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको रमेश भाई की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। गीता वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। गीता ने रमेश की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिता ने अपने बच्चों को दयाल की दुकान से पेप्सी लेने से मना कर दिया। आज से दयाल काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना पापा ना, मुझे नहीं लगवानी सुई। लोगों को रमेश की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर रमेश की पेप्सी बिकने लगी। दयाल की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर दयाल ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। गीता ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।